नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन इज डिस्कस द फॉलोइंग। फर्स्ट इज लीज ऑफ होल्डिंग, सेकंड सेल ऑफ होल्डिंग इन प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो इससे पीछे की जो बात थी कि कब लीज ऑफ होल्डिंग अलाउ होती है, कब आपका जो है सेल ऑफ होल्डिंग का केस आता है, ये मैं पहले क्वेश्चंस में आपका डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें जो है पीछे नहीं जाएंगे, बस ये समझ लीजिए जब आप एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू पे नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपका अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट के बाद भी एक पीरियड होता है जिसमें आपको अटैचमेंट को आपको पे करके अटैचमेंट को विड्रॉ करा लेना चाहिए। मान लीजिए 30 दिन का समय या जो भी दे रखा होता है, उसमें आप नहीं जाते हैं तो आपकी जो है लीज या सेल ऑफ होल्डिंग आपकी हो जाती है। तो ये आपका सेक्शन 175 यानी कि 175 में आपका धारा 175 में आपका प्रोवाइडेड है लीज ऑफ होल्डिंग के बारे में। तो वो देखते हैं। अगर कोई भी लैंड आपका अटैच की गई है 174 के तहत, ठीक है, तो कलेक्टर उस पीरियड को मतलब उस लैंड को लेट आउट कर सकता है, ठीक है, 10 साल, 10 साल के लिए अधिक से अधिक, ठीक है, उससे कम तो कर ही सकता है, 10 साल अधिक होगा, नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर, यानी सबसे ज़्यादा आप करोगे तो 10 साल कर सकते हो मैक्स, ठीक है। कमेंसिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जुलाई नेक्स्ट फॉलोइंग, ठीक है, कौन से जैसे मान लीजिए आपने आज अटैच किया, आप फरवरी है, ठीक है, तो फरवरी मान लो अभी कौन सा चल रहा है, फरवरी मान लो, चलो फरवरी मान लेते हैं, 1 फरवरी चल रहा है, ठीक है। 1 फरवरी के बाद आपका जो है 1 जुलाई जो आ रही है उसके नेक्स्ट 10 ईयर, ठीक है, तो उसके नेक्स्ट 10 ईयर तक आप जो है कलेक्टर आपका लेट आउट कर सकता है इस प्रॉपर्टी को टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, अदर देन डिफॉल्टर, यानी डिफॉल्टर से अलग कोई भी व्यक्ति है उसको, ठीक है। दिस पावर ऑफ लीजिंग आउट इज नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड बट सब्जेक्ट टू कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल। तो ये जो पावर ऑफ लीजिंग है या जो शक्ति है लीज आउट करने की यानी कि आपका देने की, वो आपका कुछ कंडीशन जो रूल्स के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, उन्हीं कंडीशंस को आपका जो है देखते हुए ये जो है आपका बनाई गई हैं। तो द पर्सन टू हुम एनी लैंड इज लेट आउट, व्यक्ति जिसे आपने मतलब लैंड लेट आउट की है, लीज की है, वो सारा जो है एरियर्स को आपका जो है पे करेगा, इज बाउंड टू पे होल ऑफ द एरियर्स ड्यू, ठीक है, जो भी आपके एरियर्स ड्यू हैं वो पूरा एरियर्स आपका जो है पे करेगा, ठीक है, उस लैंड के रिस्पेक्ट में, और वो लैंड रेवेन्यू पे करेगा, ठीक, उस लीज के पीरियड के दौरान, जो भी आपका लीज का पीरियड है उसके दौरान वो पर्सन क्या करेगा आपका, वो लैंड रेवेन्यू या तो होल या तो पूरा या जो है आपका कुछ उसको पे करेगा। इफ़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीज, लीज के पीरियड के दौरान अगर लेसी कमिट करता है कोई भी डिफ़ॉल्ट की, वो जो उस पीरियड में मान लो कोई भी लीज का जो अमाउंट ड्यू है वो पे नहीं करता है, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होगा, नो अदर पर्सन इज टू टेक लैंड ऑन लीज फॉर द रिमेनिंग पीरियड। तो बचे हुए समय के पीरियड, जैसे मान लीजिए लीज आपका 2 साल के लिए है और कोई व्यक्ति जो लीज का जो है आपका लेसी कमिट कर रहा है, डिफ़ॉल्ट पेमेंट नहीं कर रहा है, तो किसी और पर्सन को आप लीज तब तक नहीं दोगे जब तक वो पीरियड ओवर नहीं हो जाता, ठीक। देन सच अमाउंट में बी रिकवर्ड फ्रॉम सच लेसी बाय एनी वन और मोर प्रोसेस मेंशन इन 170। तो ऐसे लेसी से जो कि 170 में प्रोसेसेस दे रखी हैं, उनमें से कोई प्रोसेस इशू करके उससे लिया जा सकता है, जैसे उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसको डिटेन किया जा सकता है, उसको कंपेल किया जा सकता है बाय अटैचिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ठीक। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अपॉन द एक्सपायरी ऑफ लीज, जब आपका लीज का पीरियड आपका एक्सपायर हो जाता है तो लैंड को आपका जो है रिस्टोर किया जाएगा, टेन्योर होल्डर को दे दिया जाएगा वापस, ठीक है, और उस पर कोई भी क्लेम नहीं किया गया, फ्री ऑफ एनी क्लेम ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनी एरर ऑफ रेवेन्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लैंड, ठीक है। तो मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट अब उस भूमिदार से कोई रेवेन्यू नहीं लेगा, मतलब जो ले रहा था वो नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि वो ये नहीं कहेगा कि उनका ड्यू था तो आप पे कीजिए, मतलब फ्री फ्रॉम एनी क्लेम जो है वो वेस्ट हो जाएगा टेन्योर होल्डर में। इसके बाद सेल ऑफ होल्डिंग देखते हैं। सेल ऑफ होल्डिंग आपका 176 में दे रखा है। तो 176 आपका प्रोवाइड कराता है कि कोई भी सूटेबल पर्सन, ठीक है, इज़ नॉट फोर्थ कमिंग टू टेक इन, ठीक, लीज ऑफ लैंड अटैच्ड अंडर 174
तो where lease of such land is determined under 175, the collector may sell the whole or any part of such land in manner as prescribed. ठीक है, the sale proceeds shall be appropriated in accordance with section 200. अब आपका समझिए क्या कह रहा है कि जब आपका 176 के तहत आपने कहा कोई भी सूटेबल पर्सन आ ही नहीं रहा है कि मैं लीज पे जो लैंड है उसको अटैच किया गया है उसको लेने नहीं आ रहा है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, या कोई भी जो है जैसे कि डिटरमिन की जाती है 175 के दौरान लीज जो है जैसे डिटरमिन की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो आफ्टर पीरियड ऑफ लीज जो है एक्सपायरी ऑफ पीरियड जब होता है उसी के बाद तो डिटरमिन की जाती है, टर्मिनेट की जाती है। तो उसके बाद भैया कोई नहीं आ रहा है तो कलेक्टर अपने स्वविवेक पे जाके उस प्रॉपर्टी को आपका सेल कर सकता है, या तो पूर्णतया या आंशिक रूप से, जैसा कि जिस मैनर में आपका प्रेस्क्राइब किया गया है। और जो सेल प्रोसीड्स होंगे वो धारा 200 के तहत आपका अप्रोप्रिएट कर दिए जाएंगे कि किस कैसे बांटने हैं, कैसे अप्रोप्रिएट करना है, कहाँ जाना है रुपया, वो आपका सेक्शन 200 बताता है। ठीक है, उसके बाद प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल, यानी कि सेल की घोषणा कैसे की जाती है। ठीक है, तो 184 आपको सेल की घोषणा बताता है कि अगर मान लो देखो ऐसे तो पता नहीं चलेगा किसी को भैया प्रॉपर्टी बिक रही है, तो आप न्यूज़पेपर में निकालो कहीं तो निकालोगे तभी तो लोग आएंगे लेने, कि लोगों को पता है कि कलेक्टर साहब के पास ज़मीन पड़ी है भैया उसको ले लो, ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना। तो एक ये देखो ये आपको एडिशनल बता रहा हूँ मैं, ये सारफेसी एक्ट में भी ऐसा ही होता है। जब कोई भी बैंक जो है आप जिस ज़मीन पर लोन लेते हो, मान लो कहीं लोन लेते हो, ठीक, या कोई भी मोटरसाइकिल पे आपने लोन लिया, किसी वाहन पे आपने लोन लिया, तो वाहन पे लोन लेने के बाद आपका जो है मान लो वो वाहन जो है आपका बिकने को है, उससे रिलेटेड आप जो है मान लो ऑक्शन की जा रही है उसकी, तो सारफेसी एक्ट में भी जब ऑक्शन की जाती है तब जो है लोकल जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में आपका जो है एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, एक नोटिस भेजना पड़ता है कि क्या कहते हैं हम जो है भेज रहे हैं ये चीज़ बेच रहे हैं, और ये चीज़ बेच रहे हैं तो उस सर्कल रेट पे बेच रहे हैं। ठीक, आके ऑक्शन होती है तो लोग आते हैं दूर दूर से आते हैं और वो ले जाते हैं। अब उसमें भी सारफेसी एक्ट में लोग खेल जाते हैं, जो ऑफिसर होते हैं रिकवरी ऑफिसर, वो क्या करते हैं अपने हिसाब की, मान लो उनकी मनचाही उन्होंने कहीं बीच से बात कर ली है किसी से कि मैं इतने मैक्सिमम जिसके रुपए होंगे उसी की वो लीज दे देते हैं, उसी को वो ऑक्शन दे देते हैं, वही पर्ची उठा लेते हैं वो, तो ऑक्शन जो है वो हो जाती है वैलिड। तो यही इसी तरह से ये प्रोक्लेमेशन, इसमें भी सेल की प्रोक्लेमेशन बनाई जाती है कि भैया हम जो है ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है इसको कोई क्लेम करने आ नहीं रहा है, ठीक है, कलेक्टर साहब चाहते कि ये प्रॉपर्टी बेची जाए, तो उसकी जो है प्रोक्लेमेशन बनाई जाती है, घोषणा पत्र निकाला जाता है। वो घोषणा पत्र किस में निकाला जाता है वो देखते हैं हम। ठीक है, वेयर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सॉट टू बी सोल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, द कलेक्टर और एन असिस्टेंट कलेक्टर authorized by him, ठीक है, shall issue a proclamation of the intended sale in form prescribed specifying therein। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका सोल्ड करने के लिए आपका जो है सॉर्ट की गई है, ठीक है, उसको बोला गया कि इसको बेचा जाए, ठीक है, तो कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर या तो खुद कलेक्टर साहब या उनका सहायक कलेक्टर साहब जो उनके द्वारा ऑथराइज हैं वो एक प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे, एक घोषणा पत्र इशू करेंगे, और उस घोषणा पत्र का इंटेंशन क्या होगा कि हम जो है सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब उसमें क्या क्या मेंशन होगा उस घोषणा पत्र में वो देख लेते हैं। घोषणा पत्र में आपका ये होगा कि द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी सॉट टू बी सेल्ड, जो प्रॉपर्टी आपका बेचनी है कि नॉर्थ ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट क्या क्या पोजीशन है उसकी सारी डिटेल्स आपका प्रॉपर्टी की उसमें मेंशन होंगी। एस्टिमेटेड वैल्यू, रिजर्व प्राइस एंड सर्किल रेट ऑफ सच प्रॉपर्टी, देखो इसमें भी दे रखा है कि इतनी एस्टिमेटेड वैल्यू थी, ये रिजर्व प्राइस है और ये सर्कल रेट चल रहा है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सर्कल रेट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर हम मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो कहीं कहीं प्रॉपर्टी, जैसे मान लो दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी, तो दिल्ली में भैया एक गज ही बहुत महंगा बिकता है, तो आप मार्केट रेट पे जाओगे तो बहुत महंगा जाएगा ना। अब वहीं आप सर्कल रेट देखते हो तो काशीपुर में, मान लो काशीपुर गांव की कोई ज़मीन बिकनी है, तो काशीपुर में क्या रेट चल रहा है उस हिसाब से सर्कल रेट चलेगा। ठीक है, तो उस सर्कल रेट के हिसाब से उस ज़मीन के रेट लगाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद सी है आपका द लैंड रेवेन्यू इफ एनी पेबल, कि कितना लैंड रेवेन्यू पे किया जाता था वो आप मेंशन करेंगे। द इनकम्बरेंसेज इफ एनी, कोई भी लाइबिलिटी कोई भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे अटैच है वो आप मेंशन करेंगे। ई है आपका द अमाउंट ऑफ एरियस ऑफ द रिकवरी ऑफ विच प्रॉपर्टी सॉट टू बी सोल्ड, और वो मेंशन करेंगे कौन सा अमाउंट था
जिसकी वजह से जो है कितना अमाउंट ड्यू था, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है। क्योंकि मैक्स टू मैक्स आपको वो एरियर्स तो कवर करना ही है ना जो लैंड रेवेन्यू का है, वो नहीं दे रहा है तभी तो आप ये कर रहे हो, ठीक है। तो वो भी आप मेंशन कर देंगे। डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ इंटेंडेड सेल, ठीक है। इसमें एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू और इसमें लीज वाला दोनों मेंशन कर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अमाउंट ऑफ आप कहोगे लीज में तो आप रेंट दे रहे हो, तो इसमें सिर्फ एरियर्स मेंशन है, इसका मतलब वो भी है कि जो रेंट ड्यू है वो भी मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ इंटेंडेड सेल, कि कब जो है आप सेल करेंगे, कौन सी डेट को करेंगे, क्योंकि प्रोक्लेमेशन बनाएंगे तो उससे आगे की डेट ही रखेंगे। इंटेंडेड डेट क्या है, किस डेट को आपका सेल जो है बनाई जाएगी, या किस टाइम पे बनाई जाएगी और कहाँ किस प्लेस पे बनाई जाएगी, ठीक है। एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज कलेक्टर में थिंग्स नेसेसरी, और वो जैसा कि कलेक्टर साहब आपका उचित समझे। उसके बाद नो सेल टेक प्लेस अंटिल एक्सपायरी ऑफ 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ विच प्रोक्लेमेशन इज इशूड, अ कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन शैल बी सर्व्ड ऑन द डिफॉल्टर, ठीक है। सीधी बात है, जो डिफॉल्टर है उसके पास आपको कॉपी भेजनी मैंडेटरी है। ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल भी है कि दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन बट ही हैज़ नॉट अफोर्डेड सच अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसने वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया, दैट्स वाई आप जो है क्या कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं। तो सेल प्रोक्लेमेशन के बाद आपका 21 दिन का वैलिड जो एक युक्त समय दिया गया है 21 दिन का, कि वो जाके डिफ़ॉल्टर आपका जो है अपना क्लेम जो है फिर से बना सकता है। बट इफ़ ही इज़ नॉट, मतलब वो उसको एंजॉय नहीं कर रहा है अपॉर्चुनिटी का, वो नहीं जा रहा है, उसको एंटरटेन नहीं कर रहा है अपॉर्चुनिटी को, देन भैया वो खुद ही विजिलेंट नहीं है, देन सेल बी मेड, ठीक है। तो आपका फिर उसके बाद सेल मेड कर दी जाएगी। पहले उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, अगर वो उस चीज़ को भी नेगलेक्ट कर रहे हैं देन सेल बी मेड। नेगलेक्ट करना या फिर प्रूव नहीं कर पाना, दोनों सेंस होता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 185 कहता है कि प्रोवाइड दैट अ कॉपी ऑफ सेल प्रोक्लेमेशन रेफर टू इन दिस सेक्शन 184 शैल बी अफिक्स्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। कहाँ कहाँ आपका चिपकाया जाएगा, कहाँ कहाँ जो है ये प्रोक्लेमेशन जो घोषणा पत्र है या जो घोषणा है वो कहाँ कहाँ उसकी कॉपी चिपकाई जाएगी, उसकी प्रतिरूप कहाँ कहाँ चिपकाया जाएगा, ठीक है। तो वो देखते हैं आपका ऑफिस ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर के ऑफिस में, ऑफिस ऑफ द तहसीलदार ऑफ द तहसील इन विच प्रॉपर्टी सिचुएट, जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट है उस तहसील के तहसीलदार के ऑफिस में। सम अदर पब्लिक बिल्डिंग इन अ प्लेस और द एरिया इन विच प्रॉपर्टी सिचुएटेड, कोई भी पब्लिक बिल्डिंग यानी कि कोई भी आपके जो लोग इमारत हो गई जिसमें लोग आते जाते रहते हैं विलेज की, ठीक है, या एरिया जिसमें कि आपका प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, ठीक है। तो वहाँ आप अफिक्स कर देंगे, वहाँ जो है उस कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन आप जो चिपका देंगे। उसके बाद है आपका सेल व्हेन एंड बाय होम मेड, सेल कब बनाई जाती है और किसके द्वारा बनाई जाती है। तो 186 बताता ही है कि ऐसी प्रत्येक सेल जो है कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर के द्वारा, ठीक है, बनाई जा सकती है। असिस्टेंट कलेक्टर भी ऑथराइज होता है आपका कलेक्टर से, ठीक है। और ये जो ऐसी सेल है वो संडे को आपका या कोई भी हॉलीडे जो आपका स्पेसिफाई है, नोटिफाई है स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, उस डेट पे नहीं होगी, ठीक है। संडे को नहीं होगी, या कोई भी हॉलीडे जैसे मान लो होली की छुट्टियां हैं जो स्पेसिफाइड है, उस दौरान आपका जो है सेल नहीं होगी, ठीक है। तो संडे और हॉलीडेज पे आपका सेल नहीं होगी। और किसके द्वारा बनाई जाएगी, कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर के द्वारा। उसके बाद स्टॉपेज ऑफ द सेल, सेल कब रोकी जा सकती है। 187 प्रोवाइड कराता है जब डिफ़ॉल्टर आपका मान लीजिए डिफ़ॉल्टर पे कर देता है एरियर्स इन रिस्पेक्ट विच प्रॉपर्टी सोल्ड, ठीक है, जब बेची जानी है प्रॉपर्टी उस रिस्पेक्ट में डिफ़ॉल्टर साहब जो है एरियर्स पे कर देते हैं, आ जाते हैं, रो रा के आ जाते हैं, कैसे भी आ जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ वो एरियर्स के साथ साथ कॉस्ट भी पे कर देते हैं, क्योंकि उस प्रोसेस में उस अटैचमेंट में भैया आपने प्रोक्लेमेशन बनाई है, कुछ खर्चा तो आया ही होगा, तो वो खर्चे के साथ साथ वो एरियर्स को भी पे कर देते हैं, ठीक है। और और कब पे कर देते हैं, मान लो आपका 21 मार्च को आपका जो है आपने सेल की डेट फिक्स कर रखी है, उससे पहले पहले वो पे कर देते हैं, तो जो है ऑफिसर जो आपका कंडक्ट कर रहे हैं सेल वो रोक देंगे। उनको क्या है, उनको तो भैया उनको तो आखिर निकालना क्या है, अपना रेवेन्यू तो निकालना था, तो उन्होंने वो निकाल लिया और उनकी जो कॉस्ट खर्च हुई है वो भी आपने दे दी, तो उन्हें क्या है भैया, वो दे देंगे आपको, लो ले जाओ भैया अपनी संपत्ति को, ठीक। और 188 क्या कहता है, ये बिड को प्रोहिबिट करता है। ये कहता है कि नो ऑफिसर हैविंग एनी ड्यूटी टू परफॉर्म इन कनेक्शन विद एनी सच सेल एंड नो पर्सन एम्प्लॉयड बाय और सबऑर्डिनेट टू सच ऑफिसर शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिड
फॉर एक्वायर और अटेम्प्ट टू एक्वायर द प्रॉपर्टी सोल्ड और एनी इंटरेस्ट देयर इन। ठीक है, तो बिड को प्रोहिबिट करता है आपका 188 कि कोई भी ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है ऐसी सेल में परफॉर्म करने की, या कोई भी पर्सन जो है उनके सबॉर्डिनेट, या कोई भी ऐसा ऑफिसर जो उनके द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका जो है ऑथराइज्ड है, तो वो बिड नहीं कर सकता। ठीक है, या तो वो एक्वायर करे या अटेम्प्ट टू एक्वायर करे ऐसी प्रॉपर्टी सोल्ड करने में, या कोई भी इंटरेस्ट, तो उसको जो है आपका प्रोहिबिट किया जाता है। इसमें कोई नेक्स्ट नई चीज़ दिखी नहीं मुझे, तो आपका ये याद रख लेना 188 में आपका बिड का प्रोहिबिशन है, यानी कि आप बिड नहीं कर सकते। कंफर्मेशन ऑफ सेल आपका 194 में है कि ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 30 डेज, 30 दिन के एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है, डेट ऑफ सेल के बाद, मतलब डेट ऑफ सेल हो गई है उसके 30 दिन के बाद कोई भी एप्लीकेशन 192 या 193, ठीक है, मैं नहीं बना सकता। अगर कोई भी बनाया जा रहा है तो उसको कलेक्टर या कमिश्नर आपका रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर मान लो कलेक्टर के सामने तो कलेक्टर रिजेक्ट कर देगा, कमिश्नर के सामने तो कमिश्नर रिजेक्ट कर देगा, एज द केस में बी। ठीक है, और द कलेक्टर सेल सब्जेक्ट टू सेक्शन 194 कन्फर्म द सेल, और वो कन्फर्म कर देगा भैया जब 30 डेज में आपका जो है कोई एप्लीकेशन नहीं आ रहा है 192 93 के तहत, तो कह देगा कि हाँ कन्फर्म हो गई, लो जाओ कन्फर्म हो गई। सही है, तो बस अब दोबारा समझ लो। मैं शायद थोड़ा सा ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी 30 डेज़ के अंतर्गत आपका जो डेट ऑफ सेल है, आपने कोई भी 192 या 93 के तहत कोई एप्लीकेशन नहीं बनाया जाता है, तो अगर कोई एप्लीकेशन बनाया भी जाता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है कलेक्टर या कमिश्नर के द्वारा, इस केस में भी, तो कलेक्टर जो है 194 क्लॉज 2 के सब्जेक्ट अधीन रहते हुए उसको कह देगा कि हाँ भैया सेल हो गई, ये है इसका मतलब। उसके बाद क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ सेल आप जारी कर देंगे कि सेल कंफर्म हो गई है, और कलेक्टर जो है परचेजर को सर्टिफिकेट दे देंगे प्रॉपर्टी की स्पेसिफाई करते हुए, और पर्सन ऑफ नेम हुज नेम जो प्रॉपर्टी सेल की गई है वो आपका मेंशन कर देंगे। इनको जो है सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, और ये आज से जो है परचेजर हैं, ये आज से भूमि संभालेंगे। 199 में क्या कहता है, कलेक्टर जो है जो पर्सन आपका परचेजर है प्रॉपर्टी का उसको पोजीशन दे देंगे कि लीजिए आप संभालिए अपनी प्रॉपर्टी। ठीक है, और फॉर ही में यूज़ और कॉस्ट टू बी यूज, या तो वो खुद कर सकता है या करवा सकता है उस चीज़ के लिए। सच फोर्स एज में भी नेसेसरी, अगर मान लो कोई बल की ज़रूरत है, कोई उस पर पहले से बैठा हुआ है, ठीक है, कुंडली मार के, तो उस व्यक्ति को हटा सकते हैं बाई फोर्स। ठीक है, या तो खुद यूज़ करके या किसी से यूज़ करवा के। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति जो परचेजर के अलावा कुंडली मार के बैठा हुआ है, तो उसको भैया कलेक्टर साहब फोर्स यूज़ करके हटवा देंगे, जाओ निकलो बेटा। तो ये भैया आपका 199 में प्रोवाइडेड है। तो यहाँ आपका ये ख़त्म होता है। धन्यवाद।